हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर, जिसे एजरा पाउंड ने लिखा था और इसे 1915 में उनके कलेक्शन कैथे में पब्लिश किया गया था। यह पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और एजरा ने इसे चाइनीज पोइट ली बाई की पोएम चेंगन सोंग से ट्रांसलेट किया है। एजरा पाउंड का लाइफ पीरियड 1885 से 1972 का है। वो एक अमेरिकन पोइट, क्रिटिक और मेजर मॉडर्निस्ट फिगर थे। उनके नोटेबल वर्क्स है कैथे। ये एक फ्री वर्स ट्रांसलेशन है चाइनीज पोइट ली बाई की पोएम्स की, जो 1915 में पब्लिश हुई थी। ह्यू सेल्वियन मोबेरले। यह वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटिश लिटरेरी कल्चर का क्रिटिकल पोर्ट्रेट है, जिसे 1920 में पब्लिश किया गया था। द कैंटोज एक लॉन्ग पोइट्री कलेक्शन है जिसमें लिटरेरी एल्यूजन्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स और इकोनॉमिक थ्योरीज है, और इसे 1925 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के बारे में ब्रीफली कुछ बातें जान लेते हैं। द रिवर मर्चेंट्स वाइफ अ लेटर एजरा पाउंड की एक ब्यूटीफुल पोएम है। यह पोएम चाइनीज पोइट ली बाई की पोएम पर बेस्ड है। पोएम एक यंग वाइफ के लेटर के फॉर्म में लिखी गई है। वो अपने हस्बैंड को लेटर लिख रही है, जो एक ट्रेडिंग जर्नी पर दूर चला गया है। लेटर के थ्रू वाइफ अपने चाइल्डहुड, मैरिज और हस्बैंड के लिए बढ़ते हुए अपने लव को याद करती है। स्टार्टिंग में स्पीकर अपने आप को एक यंग और इनोसेंट गर्ल के रूप में याद करती है। वो बताती है कि वो और उसका फ्यूचर हस्बैंड बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जब उनकी शादी होती है तब वो काफ़ी शाई होती है और अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन धीरे धीरे मैरिड लाइफ के साथ उसका हस्बैंड के लिए डीप इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। पोएम का मेन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसका हस्बैंड एक रिवर मर्चेंट के रूप में ट्रेडिंग के लिए दूर चला जाता है। हस्बैंड के दूर जाने के बाद वाइफ को रियलाइज होता है कि वो उससे कितना डीपली लव करती है। अब वो लोनली फील करती है और बार बार हस्बैंड के वापस आने के बारे में सोचती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है, उसकी लॉन्गिंग और भी स्ट्रोंग होती जाती है। पाउंड पोएम में नेचर की इमेजेस का भी यूज करते हैं। रिवर, ओटम, मोस, बटरफ्लाइज और मंकीज जैसे नेचुरल इमेजेस सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि वाइफ की लोनलीनेस, सैडनेस और हस्बैंड को मिस करने की फीलिंग को भी शो करते हैं। चेंजिंग सीजन्स ये भी शो करते हैं कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन वाइफ अभी भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। पोएम के एंड में वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रीयूनियन यानी दोबारा मिलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि अगर हस्बैंड वापस आता है तो वो उससे मिलने के लिए दूर तक जाने को भी रेडी है। इससे पता चलता है कि उसका लव अब बहुत डीप हो चुका है। जो लड़की स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में शाय थी, वो अब अपने हस्बैंड के लिए डीपली अटैच्ड और डिवोटेड हो गई है। तो चलिए, अब हम अपनी पोएम को स्टेंजा वाइज समझते हैं। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कि while my hair was still cut straight across my forehead, I played about the front gate pulling flowers. You came by on bamboo stilts playing horse. You walked about my seat playing with blue plums. And we went on living in the village of Chokan. Two small people without dislike or suspicion. At 14, I married my lord you. I never laughed being bashful. Lowering my head, I looked at the wall. Called to 1,000 times, I never looked back. इस स्टेंजा में स्पीकर अपने चाइल्डहुड और मैरिज की स्टार्टिंग डेज को याद करती है। वो बताती है कि जब वो काफ़ी छोटी और इनोसेंट गर्ल थी, तब वो अपने घर के पास खेला करती थी। हेयर वो स्टिल कट स्ट्रेट अक्रॉस माई फोरहेड से उसकी चाइल्डहुड अपीयरेंस और इनोसेंस का पता चलता है। बचपन में वो अपने घर के फ्रंट गेट के पास फ्लावर्स तोड़ते हुए खेला करते थे। उस टाइम जो लड़का बाद में उसका हस्बैंड बना, वो भी उसके पास बैम्बो स्टिल्ट्स पर आता था और हॉर्स की तरह प्ले करता था। वो उसके पास ब्लू प्लम्स के साथ भी खेला करता था। इससे पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप बचपन से ही शुरू हो गया था और उनके बीच का बॉन्ड सिंपल और इनोसेंट था। फिर स्पीकर बताती है कि वो दोनों चोकन विलेज में साथ साथ रहते थे। वो कहती है कि वो दोनों टू स्मॉल पीपल थे, मतलब दोनों अभी छोटे बच्चे थे और उनके बीच किसी तरह का डिसलाइक, डाउट या सस्पिशियन नहीं था। उनका रिलेशनशिप बिल्कुल नेचुरल और इनोसेंट था। उसके बाद स्टेंजा में एक इम्पोर्टेंट चेंज आता है। स्पीकर कहती है कि जब वो 14 ईयर्स की थी, तब उसकी शादी उस आदमी से हो गई जिसे वो माई लॉर्ड कहकर एड्रेस करती है। यहाँ से चाइल्डहुड खत्म होकर मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है।
लेकिन वो अभी भी काफ़ी यंग और इमोशनली मेच्योर नहीं हुई है। शादी के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। वो काफ़ी शाय और बेस्टफुल थे। इसलिए वो कहती है आई नेवर लाफ्ड। इसका मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड के सामने फ्रीली बिहेव नहीं कर पाती थी। जब हस्बैंड उससे बुलाता था तो वो अपना हेड डाउन कर लेती थी और वॉल की तरफ देखने लगती थी। लास्ट में स्पीकर अपनी एक्सट्रीम शाइनेस को शो करती है। हस्बैंड उसे बार बार कॉल करता था लेकिन वो शाइनेस की वजह से पीछे मुड़कर भी नहीं देखती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को डिसलाइक करती थी। एक्चुअली वो एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड ब्राइड थी जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी शाई फील करती थी। पोएम के सेकंड स्टैंजा में स्पीकर कहती है एट 15 आई स्टॉप्ड स्क्रॉलिंग आई डिजायर्ड माई डस्ट टू बी मिंगल्ड विद योर्स फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर व्हाई शुड आई क्लाइम द लुक आउट। इस स्टैंजा में स्पीकर अपने हस्बैंड के लिए अपनी फीलिंग्स में एक इम्पोर्टेंट चेंज बताती है। अब वो पहले वाली काफ़ी शाय और रिजर्व्ड यंग ब्राइड नहीं रही। जैसे जैसे वो मेच्योर होती है वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगती है और उसे समझ आता है कि वो अपने हस्बैंड से कितना डीपली लव करती है। लाइन एट 15 आई स्टॉप्ड स्क्रॉलिंग का मतलब है कि 15 ईयर्स की एज में उसकी शाइनेस और सीरियस रहने की हैबिट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब वो अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और अपनी फीलिंग्स को समझने लगती है। यहाँ एक शाई गर्ल से इमोशनली मेच्योर वुमेन बनने का चेंज दिखाया गया। स्टेंजा की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आई डिजायर्ड माई डस्ट टू बी मिंगल्ड विद योर्स फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर। यहाँ डस्ट का सिंबॉलिक मीनिंग है डेथ के बाद ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स। स्पीकर चाहती है कि जब वो और उसका हस्बैंड मर जाए तब भी उनके रिमेन्स एक साथ रहे। मतलब वो चाहती है कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड ना हो बल्कि डेथ के बाद भी फॉरएवर कंटिन्यू करे। फॉरएवर एंड फॉरएवर में फॉरएवर वर्ड को बार बार रिपीट किया गया। इस रिपीटिशन से स्पीकर के डीप और परमानेंट लव को एम्फेसाइज किया गया। अब उसका लव सिर्फ चाइल्डहुड का इनोसेंट अफेक्शन नहीं है, ये एक डीप, मेच्योर और लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट बन चुका है। लास्ट लाइन है व्हाई शुड आई क्लाइम द लुक आउट। यहाँ लुक आउट का मतलब है एक ऐसी हाई प्लेस या वॉच टावर है जहां से वो अपने हस्बैंड को देखने या उसका वेट करने के लिए जा सकती है। स्पीकर पूछती है कि मैं लुकआउट पर क्यों चढ़ूं। इस पॉइंट पर उसका हस्बैंड अभी उससे दूर जर्नी पर नहीं गया है, इसलिए उसे उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन पोएम के लेटर पार्ट के साथ एक कंट्रास्ट भी क्रिएट करती है। आगे जब हस्बैंड सच में दूर चला जाता है तब वाइफ उसके रिटर्न का वेट करती है, उसे बहुत स्ट्रांगली मिस करती है। पोएम के थर्ड स्टैंजा में स्पीकर कहती है एट 16 यू डिपार्टेड यू वेंट इनटू फार कुटोन बाय द रिवर ऑफ स्विर्लिंग एडीज एंड यू हैव बीन गोन 5 months द monkeys मेक सोरोफुल नॉइज ओवरहेड। इस स्टैंजा में पोएम का मूड चेंज हो जाता है। अब स्पीकर बताती है कि जब वो 16 ईयर्स की थी तब उसका हस्बैंड उसे छोड़कर दूर जर्नी पर चला गया। यहीं से वाइफ की रियल लोनलीनेस और सेपरेशन स्टार्ट होती है। एट 16 यू डिपार्टेड का सिंपल मीनिंग है कि जब स्पीकर 16 ईयर्स की हुई तब उसका हस्बैंड ट्रेडिंग जर्नी के लिए घर से दूर चला गया। अब वो अपने हस्बैंड से फिजिकली दूर हो गई है। उसका हस्बैंड कूटोन एन नाम की एक डिस्टेंट प्लेस पर चला गया है। ये जगह रिवर के स्विलिंग एडीज यानी घूमते हुए और तेज पानी के करंट्स के पास बताई गई है। इस इमेज से हस्बैंड की जर्नी के डिस्टेंस और डिफिकल्टी का आइडिया मिलता है। स्पीकर कहती है कि हस्बैंड को गए हुए 5 months हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी टाइम से उससे दूर है। इतने टाइम तक हस्बैंड के बिना रहने की वजह से वाइफ की लोनलीनेस और सैडनेस और बढ़ गई है। लास्ट लाइन में स्पीकर कहती है द मंकीज मेक सोरोफुल नॉइज ओवरहेड। मतलब उसके आसपास मंकीज की सैड और डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देती है। ये नेचुरल साउंड स्पीकर के सैड मूड और लोनलीनेस को और स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती है। नेचर भी जैसे उसकी सैडनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पोएम के लास्ट स्टेंजा में स्पीकर कहती है यू ड्रैग्ड योर फीट व्हेन यू वेंट आउट बाय द गेट नाउ द मोस इज ग्रोन द डिफरेंट मोसेस too deep to clear them away. The leaves fall early this autumn in wind. The paired butterflies are already yellow with August. Over the grass in the west garden, they hurt me. I grow older. If you are coming down through the narrows of the river Kiang, please let me know beforehand.
and I will come out to meet you as far as Chofusa. इस फाइनल स्टेंजा में स्पीकर अपने हस्बैंड से डीप लोनलीनेस, लॉन्गिंग और दोबारा मिलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करती है। हस्बैंड के एब्सेंस अब उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। उसके आसपास की हर चीज उसे टाइम के पास होने और हस्बैंड की याद दिलाती है। सबसे पहले स्पीकर को याद आता है कि जब उसका हस्बैंड घर से जा रहा था, तब यू ड्रैग्ड योर फीट व्हेन यू वेंट आउट। ये एक छोटी सी मेमोरी है, लेकिन स्पीकर वो मोमेंट अभी भी क्लियरली याद है। इससे पता चलता है कि हस्बैंड के जाने के मोमेंट उसके माइंड में काफी डीपली फिक्स्ड है। फिर वो देखती है कि गेट के पास काफी सारा मोस उग गया है। मोस इतना थिक हो गया है कि उसे हटाना भी डिफिकल्ट है। ये इमेज लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम को शो करता है। हस्बैंड को गए हुए काफी टाइम हो चुका है और गेट पर मोस का ग्रो होना बताता है कि उसकी एब्सेंस कितनी लॉन्ग हो गई है। उसके बाद स्पीकर देखती है कि ऑटम में लीव्स जल्दी गिर रहे हैं। यहाँ चेंजिंग सीजन इम्पोर्टेंट है। एक और सीजन आ गया है, लेकिन हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया। इसे स्पीकर को रियलाइज होता है कि टाइम कंटिन्यूअसली पास हो रहा है, लेकिन उसका वेट अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर स्पीकर पेयर्ड बटरफ्लाइज को देखती है जो वेस्टर्न गार्डन के ग्रास के ऊपर उड़ रहे हैं। बटरफ्लाइज पेयर में है, यानी वो एक दूसरे के साथ है। उन्हें साथ देखकर स्पीकर को अपने हस्बैंड की याद आती है। क्योंकि वो खुद अपने पार्टनर से दूर है, इसलिए वो कहती है दे हर्ट मी। यहाँ बटरफ्लाइज फिजिकली उसे हर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका साथ होना उसकी लोनलीनेस को और ज्यादा फील करवाता है। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, आई ग्रो ओल्डर। स्पीकर रियलाइज करती है कि हस्बैंड का वेट में उसकी एज बढ़ती जा रही है। उसकी यूथ स्लोली पास हो रहा है, लेकिन हस्बैंड अभी भी उसके साथ नहीं है। ये लाइन उसकी सैडनेस और लोनलीनेस को काफी सिंपली एक्सप्रेस करता है। फाइनली स्पीकर इमेजिन करती है कि शायद उसका हस्बैंड कियांग रिवर के नैरो पैसेज से वापस आ रहा हो। वो हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो वापस आ रहा है तो पहले से इन्फॉर्म कर दे। स्पीकर कहती है कि अगर हस्बैंड आने वाला है तो वो खुद उससे रिसीव करने के लिए चोफूसा तक ट्रेवल करेगी। इस एंडिंग से स्पीकर के डीप लव और लॉन्गिंग का पता चलता है। स्टार्टिंग में वो एक शाय और इनोसेंट गर्ल थी जो हस्बैंड के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो इमोशनली मेच्योर हो चुकी है और हस्बैंड से मिलने के लिए खुद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने को रेडी है। इसी के साथ हमारी पोयम खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम अपनी पोयम की थीम्स को भी समझ लेते हैं। पोयम की फर्स्ट थीम है लव एंड डिवोशन। लव और डिवोशन पोयम की सेंट्रल थीम है। स्पीकर का अपने हस्बैंड के लिए लव धीरे धीरे डेवलप होता है और पोयम के साथ साथ और डीप होता जाता है। स्टार्टिंग में उनका रिलेशनशिप चाइल्डहुड इनोसेंस पर बेस्ड है। दोनों बचपन में साथ खेलते हैं और उनके बीच किसी तरह का डिसलाइक या सस्पिशन नहीं है। शादी के बाद स्पीकर इनिशियली बहुत शाई होती है और अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन 15 ईयर्स की एज तक उसकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती है। वो कहती है कि वो चाहती है कि उसका डस्ट उसके हस्बैंड के डस्ट के साथ मिंगल्ड हो फॉरएवर के लिए। यहाँ डस्ट का मतलब डेथ के बाद बॉडी के रिमेन्स है। मतलब वो चाहती है कि डेथ के बाद भी वो दोनों हमेशा साथ रहे। जब हस्बैंड दूर चला जाता है तब उसका डिवोशन और क्लियरली दिखाई देता है। हस्बैंड को गए हुए मंथ्स हो जाते हैं, लेकिन उसका लव कम नहीं होता, बल्कि वो कंटिन्यूअसली उसे याद करती है और उसके रिटर्न का वेट करती है। पोएम के एंड में वो कहती है कि अगर हस्बैंड कियांग रिवर के थ्रू वापिस आ रहा है तो वो खुद उसे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके उससे मिलने आएगी। सिंपली पोएम लव को डीप, फेथफुल, परमानेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के रूप में प्रेजेंट करती है, जो फिजिकल डिस्टेंस के बाद भी खत्म नहीं होता। पोएम की सेकंड थीम है सेपरेशन एंड लोनलीनेस। सेपरेशन और लोनलीनेस हस्बैंड के चले जाने के बाद स्पीकर की इमोशनल फीलिंग्स बन जाती है। जब स्पीकर 16 ईयर्स की होती है तब उसका हस्बैंड उसे छोड़कर कुटोएन चला जाता है। हस्बैंड को 5 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। इस एब्सेंस का स्पीकर पर काफी डीप इफेक्ट पड़ता है। स्पीकर की लोनलीनेस को नेचर के थ्रू भी एक्सप्रेस किया गया। ऊपर मंकीज की सोरोफुल साउंड्स उसे सैड फील करवाती है। चेंजिंग सीजन भी उसे रिमाइंड करते हैं कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन हस्बैंड अभी भी दूर है। गेट के पास थिक मोस का ग्रो होना भी शो करता है कि हस्बैंड की एब्सेंस काफी लॉन्ग हो गई है। पेयर्ड बटरफ्लाइज भी काफी इंपॉर्टेंट इमेज है।
बटरफ्लाइज एक पेयर में है, इसलिए उन्हें साथ देखकर स्पीकर को अपने हस्बैंड के साथ अपनी कंपेनियनशिप याद आती है। वो कहती है दे हर्ट मी। इसका मतलब ये नहीं है कि बटरफ्लाई फिजिकली उसे हर्ट कर रहे हैं। उन्हें साथ देखकर स्पीकर को अपना अकेलापन और ज्यादा फील होता है। स्पीकर की लाइन आई ग्रो ओल्डर वेटिंग के पेन को और स्ट्रोंगली शो करती है। वो हस्बैंड का वेट करते करते ओल्डर हो जाती है, जबकि हस्बैंड अभी भी उससे दूर है। पोएम में सेपरेशन सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। हस्बैंड के दूर जाने की वजह से स्पीकर को इमोशनल पेन, लोनलीनेस, लॉन्गिंग और उससे दोबारा मिलने की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। पोएम की लास्ट थीम है ग्रोथ फ्रॉम इनोसेंस टू मेच्योरिटी। पोएम स्पीकर के इमोशनल ग्रोथ को भी शो करती है। स्टार्टिंग में वो एक इनोसेंट गर्ल होती है। वो फ्रंट गेट के पास अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ चाइल्डहुड में खेलती है। दोनों के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल इनोसेंट है और किसी तरह का डाउट या सस्पिशन नहीं है। जब स्पीकर 14 ईयर्स की होती है तब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अभी बहुत यंग और शाई है। वो कहती है कि आई नेवर लाफ्ड, और जब हस्बैंड उसे बुलाता था तो वो हेड डाउन करके वॉल की तरफ देखती थी। इससे पता चलता है कि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड और काफ़ी शाई है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानती। लेकिन 15 ईयर्स की एज में क्लियर चेंज आता है। वो कहती है आई स्टॉप्ड स्कावलिंग, मतलब अब वो पहले की तरह अनकंफर्टेबल या शाई नहीं है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। अब उसे अपने लव की डेप्थ समझ आती है और वो चाहती है कि वो दोनों फॉरएवर साथ रहें। उसके हस्बैंड के चले जाने के बाद उसकी इमोशनल मेच्योरिटी और डेवलप होती है। सेपरेशन के थ्रू उसे रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अब वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस कर पाती है। वो हस्बैंड से मिलने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए भी रेडी है। पोएम में स्पीकर के अंदर आने वाले चेंज को एक जर्नी की तरह दिखाया गया है। चाइल्डहुड इनोसेंस में शाइनेस और मैरिज के बाद उसका ग्रोविंग लव, सेपरेशन, इमोशनल मेच्योरिटी, डीप डिवोशन और लॉन्गिंग को शो किया गया है। स्पीकर की जर्नी एक इनोसेंट चाइल्ड से एक इमोशनली मेच्योर वुमेन बनने की जर्नी है। टाइम, मैरिज और सेपरेशन के साथ उसका लव और डीप होता जाता है। पोएम दिखाती है कि कभी कभी डिस्टेंस और सेपरेशन भी लव की डेप्थ को और स्ट्रॉन्गली रियलाइज करवा देते हैं। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। So thank you guys, that's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.